नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ रहे हैं अपना जो धातु और अधातु का चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत धातु के जो गुण हैं वो मैं करा रहा हूं। और पिछली क्लास में मैंने मैग्नीशियम तक करा दिया, एल्यूमिनियम करा दिया था। आज हम लोहा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आगे और पढ़ते जाएंगे। इनके गुण और यौगिक मिश्र धातु ये जो पढ़ना है। लोहे की मिश्र धातु कौन सी होती है, यौगिक कौन से होते हैं और इसके उपयोग कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, मोस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, तो शुरू करते हैं। लोहा, ठीक है, देखिए लोहा 26 नंबर पे आवर्त सारणी में आता है। इसको फेरस बोलते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है फेरस, और अपने इंग्लिश में तो आयरन बोलते हैं, लेकिन अपनी वैज्ञानिक भाषा में आयरन ही बोलेंगे। इसको Fe कहाँ से आया है? फेरस से आया है। ठीक है, फेरस, FeRRUS बोलते हैं इसको। तो फेरस से Fe इसका प्रतीक बना है, और 26 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो लोहा आ गया समझ में। अब ये लोहा बनता कैसे? प्रकृति में ये मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, इसके अयस्क मिलते हैं, मतलब मिले जुले कुछ अयस्क मिलते हैं, उसमें से इसको अलग किया जाता है। ठीक है, तब लोहा बनता है। तो देखिए लोहा के अयस्क कौन से अयस्क से अलग किया जाता है? तो लोहा देखो, एक होता है हेमेटाइट, लाल हेमेटाइट। ठीक है, लोहे को यहाँ लिख देता हूं, इसको लाल हेमाटाइट से अलग करते हैं। ठीक है, इसको लाल हेमाटाइट से अलग करते हैं। ये लाल हेमाटाइट इसका अयस्क है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का। और इसका दूसरा एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट लोहे का ही अयस्क है। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिखा है कि भाई ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये चुंबकी, इससे चुंबक बनता है। जो ये मैग्नेटाइट अयस्क है, इससे चुंबक बनता है। तो आ गया होगा समझ में। अब लोहा भी कई प्रकार का होता है। लोहा 3 प्रकार का होता है: ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, स्टील बोलते हैं इसको। तो ढलवा लोहा क्या होता है? ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो निम्न कोटि का लोहा होता है, इसको थर्ड क्वालिटी बोलते हैं, जैसे वो ही है ढलवा लोहा। पिटवा लोहा में उससे थोड़ी और कम होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और पिटवा लोहा में उससे कम होती है, और इस्पात में और भी कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ इस्पात के जो मिश्र धातु हैं उसी के बारे में जानकारी लेंगे। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, क्यों? मैंने बता दिया लोहा 3 प्रकार का होता है: ढलवा लोहा और पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और पिटवा लोहा में उससे थोड़ी कम होती है, और इस्पात में बहुत ही कम होती है। इस्पात में कितना होता है? 0.25। वो इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25% होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसी वजह से इस्पात का ही अधिकतर यूज किया जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा का यूज नहीं किया जाता है। तो इस्पात की मिश्र धातुएं बनती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो अब देखिए इस्पात भी कई प्रकार का होता है। इस्पात भी चार प्रकार का होता है: मर्दल इस्पात, मध्य इस्पात, कठोर इस्पात, ठीक है, और मिश्र इस्पात। ठीक, तो हम इस्पात के ही बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस्पात की क्वालिटी बता दी कितने प्रकार की, 4 प्रकार का इस्पात होता है। ठीक है, तो इस्पात की मिश्र धातुएं देखते हैं इस्पात की। तो देखिए इस्पात की मिश्र धातुएं ये है। फर्स्ट पर स्टेनलेस स्टील, इसमें क्रोमियम 15% और आयरन पाया जाता है 85%। मैग्नीज स्टील, इसमें आयरन पाया जाता है 85% और मैग्नीज 6 से 15%। इसका उपयोग करते हैं हम रेल की पटरियां बनाने में, ठीक है, पटरी बनाने में। ठीक, दूसरा है निकेल स्टील,
Fe 97% और निकेल 3%। ठीक है, इसको हम करते हैं बिजली के तार। ठीक है, इसको हम किस में करते हैं, बिजली के तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में। ठीक, अब आता है इनवार, इसको आप याद कर लेना। इनवार Fe मतलब आयरन होता है 64% और निकल होता है 36%। इसका हम उपयोग करते हैं पेंडुलम बनाने में, पेंडुलम बनाने में। ठीक है, आगे है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन एक धातु होती है। Fe इसमें 80% होता है और टंगस्टन W टंगस्टन का प्रतीक होता है W, 10 से 20% होता है। इसका हम, ये बहुत कठोर धातु हो जाती है। ठीक है, अगला है टंगस्टन स्टील। ठीक है, Fe 80% और टंगस्टन 10 से 20%। ये बहुत कठोर मिश्र धातु बन जाती है, तो इसका हम उपयोग चुंबक काटने में, चुंबक काटने के औजार बनाने में। ठीक है, ये आपको मैं लिख ले, जिसके यूज मोस्ट है वो लिख देता हूँ मैं इसी वजह से। अगला है क्रोम वेनेडियम स्टील। Fe इतने परसेंट और वेनेडियम इतना परसेंट और इतना ही है। अगला है क्रोम स्टील। Fe है 95% और क्रोमियम है 5%। ठीक, इसका उपयोग बेयरिंग बनाने में किया जाता है। बेयरिंग, जो बेयरिंग नहीं होती, बेयरिंग बनाने में। ठीक है, इन दोनों का उपयोग बेयरिंग बनाने में किया जाता है। जो गाड़ी के धुरी बेयरिंग वगैरह होता है, तो क्रोम वेनेडियम स्टील और क्रोम स्टील, इन दोनों का जो गाड़ी के गियर, धुरा और बेयरिंग होते हैं ना, उनमें बनाने के लिए बेयरिंग का इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रोम स्टील का और क्रोम वेनेडियम स्टील का। ठीक है, याद रख लेना। तो आगे हुआ समझ में इस्पात के उपयोग। ठीक, लोहा कैसे है, क्या है इसका, फिर लोहे के यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है फेरस सल्फेट, इसको हरा कशिश भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में हरा कशिश का वो सूत्र पूछता है, तो ये हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। दूसरा है फेरिक क्लोराइड FeCl2। इसका उपयोग देखिए, जब कट जाते हैं ना, उसको खून रोकने के लिए, इसमें तो कट जाने पर खून रोकने के लिए फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है इसी उसमें, और इसका भी कट जाने पर खून रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। अगर फिटकरी नहीं दिया है और ऑप्शन में ये दिया तो इसको टिक कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कट जाने पर खून रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अगर फिटकरी नहीं दिया है तो इसको टिक कर देना। ओके, दूसरा है आयरन सल्फाइड FeS, इसको झूठा सोना भी बोलते हैं। ठीक, झूठा सोना। ठीक, चौथा है मोहर लवण का सूत्र पूछ लेता है भाई। ठीक है, इसका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इनटू वो SO4 × 6H2O। ठीक, अब इसको नोट में लिख लो, लोहे की मात्रा हरी सब्जियों में अधिक पाई जाती है। हरी सब्जियों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, याद कर लेना। और दूसरा भी नोट पॉइंट लिखता हूं, लोहे की तो लिख लो, लोहे की कमी से एनीमिया रोग तथा अधिकता से लोहमयता रोग। लोहमयता को इंग्लिश में बोलते हैं सिड्रोसिस रोग बनता है। ओके, आ गया समझ में। लोहे की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग बन जाता है, और अधिकता हो जाती है तो सिड्रोसिस रोग बन जाता है। ओके,
लोहे की मात्रा हरी सब्जियों में अधिक पाई जाती है। चलो इसको उतार लो। देखिए अगला धातु है तावा कॉपर। तावा या कॉपर, इसका मात्र वो होता है मात्र ये देखिए अगली धातु है तांबा या कॉपर। इसका प्रतीक होता है Cu और परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉपर प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। ओके, कॉपर जो धातु है प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसको अलग कैसे किया जाता है? इसका एक अयस्क होता है कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स अयस्क से इसको फैन प्लवन विधि से अलग करते हैं, निष्कर्षण करते हैं या अलग करते हैं। ठीक है, आया समझ में? कॉपर पाइराइट से एक अयस्क होता है इसका, उससे इसको निष्कर्षण या अलग किया जाता है। ओके, आ गया समझ में? ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, कॉपर जो धातु है इसका अधिकतर उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, और एक दूसरा उपयोग है कैरोमीटर बनाने में किया जाता है। कैरोमीटर, ठीक है, इसका है कैलोरीमीटर, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बनाने में तावा का उपयोग तार तो बनाते ही हैं, उसके बिजली के तार बनाने में किया जाता है, और इसका कैलोरीमीटर बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग बहुत अच्छा है। तो देखिए इसकी मिश्र धातु में, लेकिन इसका यौगिक से इतना कोई लेना देना नहीं है, मिश्र धातु में मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके। ये लगभग हर एक एग्जाम में, कहीं जो छोटे मोटे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी ऐसे जो जिसमें साइंस आती है, जनरल साइंस, उसमें पक्का ही ये पूछते हैं। ठीक है, तो ये पीतल बनती है इससे मिश्र धातु। पीतल में इतना परसेंट Cu पाया जाता है, Zn जिंक 30% पाया जाता है। कांसा एक धातु है, उसमें कॉपर पाया जाता है 88%, और Sn का मतलब है टिन। ठीक है, टिन बोलते हैं इसको, 12%। जर्मन सिल्वर है, इसमें कॉपर 50%, जिंक 35% और निकेल 15%। गन मेटल है, उसमें कॉपर 88% और टिन है 10% और जिंक 2%। इन तीनों का तो उपयोग एक जैसा ही है। ठीक है, इन तीनों का उपयोग हम लिखें तो क्या होता है? बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। ठीक है, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका थोड़ा अलग उपयोग है। इसका उपयोग है बंदूक बनाने में। ठीक है, ऐसे लिख लो, बंदूक बनाने में। नाम से ही पता पड़ रहा है गन मेटल। ठीक है, गन मेटल का ही मतलब हो गया बंदूक बनाने में। ठीक है, ठीक, नाम से ही पता पड़ रहा है गन मेटल, तो बंदूक और जो कुछ छोटे मोटे पुर्जे होते हैं वायुयान वगैरह के, उनको बनाने में। ठीक है, आगे समझे मिश्र धातु। अगर तामा जो धातु है, तामा की जो धातु है, तामा अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो विल्सन रोग हो जाता है। इसको अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, शरीर में, नोट करके लिख दो, नोट, शरीर में तांबे की मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा से विल्सन रोग हो जाता है। ठीक, ये लिख लेना। हो गया तांबा समझ में आ गया। इसका मिश्र धातु मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वजह से मैंने लिखा दिया, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। ठीक, बाकी जो इसके यौगिक हैं, यौगिक से इतना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो उतार लो इनको।
देखिए अब अगला पढ़ते हैं जिंक। इसका परमाणु क्रमांक 30 है। इसको जिंक बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बारे में मैं बता देता हूँ। जिंक भी बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। जिंक जो है कि उसमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसका अयस्क पाए जाते हैं। जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड पाया जाता है। इसको इससे अलग किया जाता है, तब जिंक प्राप्त होती है। इसमें लिख देता हूँ, जिंक सल्फाइड से अलग करते हैं, ठीक है। जिंक का समझ में आ गया, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसका अयस्क पाया जाता है जिंक सल्फाइड, उससे इसको अलग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग, एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग है यूज। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो यूनिक उपयोग है वो बताता हूँ, बाकी तो बहुत उपयोग है। इसका उपयोग युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान धुआं करने के लिए किया जाता है। धुआं क्यों किया जाता है, जैसे अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो छिड़ा हुआ है, अगर हमें अपना छुपाव करना है तो जिंक का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे वो धुआं हो जाता है और जवान है आराम से धुआं की आड़ लेके कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो वो है, इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसका उपयोग युद्ध के दौरान धुआं करने में, युद्ध के दौरान धुआं करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब इसकी मिश्र धातुएं तो मैंने लिखा दिया इसमें, इस वाले में, कॉपर वाले में वही मिश्र धातु। इसकी एक अलग मिश्र धातु है, देखिए कॉपर वाले में जो पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर और ये था वो सब सेम ही है। इसमें जिंक है ना, तो जिंक की है तो वो जिंक की है, वो उसकी कॉपर की है, कॉपर की है वो जिंक की है, दोनों मिक्स है ना। इसमें पीतल में भी जिंक है, कांसा में भी जिंक है। तो एक इसमें अलग है डच मेटल, उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डच मेटल, डच मिश्र धातु लिख देता हूं, मिश्र धातु। देखिए पीतल, कांसा, ये भी इसकी मिश्र धातु हो गई क्योंकि उसमें जिंक दिया है, ठीक है। तो अलग है वो लिख देता हूं मैं, डच मेटल, डच मेटल। इसमें क्या है, कॉपर पाया जाता है 80% और ये जिंक पाया जाता है 20%। इसका उपयोग भी वही सेम है, डच मेटल, गन मेटल जैसा। गन मेटल में बंदूकों और मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, लेकिन डच मेटल का उपयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, ठीक है। जिंक का समझ में आ गया। इसका यौगिक से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसकी जो मिश्र धातुएं थी वो मैंने बता दी। मिश्र धातु डच मेटल इसका अलग है, बाकी जो कॉपर वाली हैं सब सेम है, क्योंकि कॉपर में जो जिंक मिश्रित हो रहा है तो वो इसकी भी मिश्र धातुएं हो जाएंगी, उपयोग भी सेम है। तो आया समझ में, जिंक का उपयोग कब किया जाता है, एक यूनिक उपयोग है युद्ध के दौरान धुआं करने में, ठीक है। इसको जिंक सल्फाइड से अलग किया जाता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 30 है। चलो बता लो, आ गया समझ में। अलग किया जाता है, प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसके यौगिक हैं मिश्र धातुएं, तो इसकी अधिकतर नहीं बनती हैं और कोई मतलब नहीं है उनसे, ज्यादा आता भी नहीं है। यौगिक देखिए इसके, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, हार्न सिल्वर बोलते हैं इसको, ठीक है, हार्न सिल्वर बोलते हैं। इसका फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी बनाने में, फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी प्लेट होती है वो लिख दो, बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक। सिल्वर आयोडाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, राइट, ठीक है। इसका उपयोग अधिकतर पूछा जाता है, ठीक। क्या होता है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा करने के लिए, कृत्रिम वर्षा करने के लिए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक। याद कर लेना इसको, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा करने के लिए, जबरदस्ती वर्षा करवाना, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। आया समझ में, जबरदस्ती बादल बना के वर्षा करवाते हैं ना, वो सिल्वर आयोडाइड से करवाते हैं, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं मैं इसको। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग देखिए निशान बनाने में किया जाता है। कभी आपने देखा होगा जब इलेक्शन में वोट पड़ते हैं तो उंगली पर निशान बनाता है ना, वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर लिखना चाहो लिख लो,
चिन्ह बनाने में, निशान बनाने में, या कह दो निशान बनाने में, ठीक है। ऐसे अगर दर्जी है, कोई टेलर मास्टर है, वो उसको कपड़ा काटता है तो उसको निशान बनाता है, वो स्याही होती है, चौक होता है, क्या होता है, वो इसी का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। और वो होता है जो जब इलेक्शन पढ़ते हैं, जब वोट डालते हैं तो उंगली पर निशान बनाता है, वो भी सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। वो लिक्विड में होता है, वो क्रिस्टल में होता है, दर्जी वाला, ठीक। निशान बनाने में आ गया होगा समझ में, सिल्वर नाइट्रेट वाला, ठीक है। तो आप इसको उतार लो, नोट कर लो, मैं हट रहा हूँ, ठीक। चांदी वाला ये है, 47 नंबर है इसका, ठीक। उतार लो। तो अगला देखते हैं प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम, इसका 78 होता है, पीटी, इसको लिख दो पीटी, और इसका 78 परमाणु क्रमांक होता है। इसका कहीं ज़्यादा मिश्र धातुएं और ये यौगिक बनाने में कहीं इसका उपयोग होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका इतना उपयोग नहीं है। मैंने सिर्फ इस वजह से आपको बता रहा हूँ, इसका दूसरा नाम है ना, नोट करके लिख लो, दूसरा नाम ही केवल पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम है, इसको सफेद सोना बोलते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं, बस इतना ही है ये, ठीक है। प्लेटिनम को सफेद सोना बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग और वो क्या बोलते हैं, इसके यौगिक और मिश्र धातुओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही मैंने इस वजह से आपको लिखाया था। दूसरा नाम भी इसका है, सफेद सोना हो गया, दूसरा एडम उत्प्रेरक, एडम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक। ये प्लेटिनम 78 परमाणु क्रमांक, ठीक, और एडम उत्प्रेरक, और इसको सफेद सोना बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक किया करो दबा के, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, ठीक। बस देखते रहिए चैनल को।